एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपको क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता अधिकार वाला जो अपना चैप्टर है उसका एक पूरा कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कराने वाली हूं। तो आखिरी तक इस सेशन के साथ बने रहें और क्या होते हैं उपभोक्ता अधिकार, कैसे होता है उनका संरक्षण और एक उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है और उस शोषण को बचाने के लिए उपभोक्ता अधिकार किस तरीके से बनाए गए, तो ये जानने के लिए आप आखिरी तक जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन, उपभोक्ता अधिकार का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चलिए आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में अपन को देखना है सबसे पहले कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता क्या होता है, उसके अंतर्गत वस्तु उपभोक्ता, सेवा उपभोक्ता क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार में उपभोक्ता की क्या भूमिका है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, बाजार में उपभोक्ता कितना महत्वपूर्ण है, कैसे एक उपभोक्ता के बल पर ही बाजार की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आगे देखेंगे हम उपभोक्ता शोषण के बारे में कि कैसे बाजार में उपभोक्ता का शोषण होता है, किन किन तरीकों से होता है, क्या इन शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता को जागरूक रहना जरूरी है या फिर बाजार ही, बाजार व्यवस्था ही, व्यापारी वर्ग ही, औद्योगिक व्यवसायिक जितनी भी अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो ही आपको शोषण से बचाती हैं या वो ही आपका शोषण करती हैं। इन सब के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि क्या है उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके जरिए उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है और एक उपभोक्ता शोषण के माध्यम से बेवकूफ बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे उपभोक्ता जागरण के बारे में कि उपभोक्ता शोषण होने के बाद जो है एक उपभोक्ता को जागरूक कैसे किया जा सकता है। ये तो आप सभी ही जानते होंगे कि बिना गलती के अपन नहीं सीख पाते हैं। पहले गलती करते हैं, फिर धीरे धीरे सीख पाते हैं। एक बार गलती करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर गलतियों के बल पे अनुभव के साथ ही हम सीखते जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम उपभोक्ता शोषण को जानेंगे कि कैसे हमारा शोषण होता है और उसके बाद हम कैसे एक जागरूक उपभोक्ता बनके सामने निकल पाते हैं। तो उपभोक्ता जागरण को इस माध्यम से जानेंगे, उसके उद्देश्य जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या है, क्या होता है एक जागरूक उपभोक्ता, किस तरीके से एक उपभोक्ता सतर्क रहता है किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदते समय। उसके बाद हम जानेंगे उपभोक्ता आंदोलन की कैसे कैसे भारत में, हमारे देश में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कि उपभोक्ता संरक्षण कैसे किया जा सकता है, सरकार ने अपने स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कि कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में पास हुआ था, वो क्या था। उसके बाद हम देखेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं, क्या क्या उपभोक्ताओं को सरकार ने अपनी तरफ से अधिकार दिए हैं और एक उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्याय प्रणाली, जो कि 3 स्तर पर सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक न्यायिक प्रणाली का गठन किया है। तो क्या होते हैं वो 3 स्तर उस न्यायिक प्रणाली के जो सरकार द्वारा आपके संरक्षण के लिए गठित की गई है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है पार्ट 4 में हम जानेंगे कि उपभोक्ता शिकायत क्या, कहाँ, कैसे उपभोक्ता शिकायत जो है क्या हो सकती है, कि एक उपभोक्ताओं की शिकायतें क्या क्या हो सकती हैं। उसके बाद उपभोक्ता अपनी शिकायतें कहाँ करे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और उसे अपनी शिकायतों का निवारण मिल सकता है। उसके बाद कैसे कैसे शिकायत करें, इसके बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत जो है उपभोक्ता शोषण एवं निराकरण, जो कि उपभोक्ता शिकायत का ही एक पार्ट है, उसको जानेंगे।
फिर जानेंगे कि क्या होता है मानव अधिकार आयोग, किस तरीके से मानव अधिकार आयोग आपके अधिकारों की सुनवाई करता है, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कैसे आप मानव अधिकार आयोग में जो है अपील कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सूचना आयोग के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कैसे केंद्रीय सूचना आयोग आपकी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता सभी व्यक्ति हैं, चाहे आप हो चाहे हम हैं। साथ ही साथ एक उपभोक्ता उत्पादक भी होता है। कैसे होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पढ़ाई तो हो रही है उपभोक्ता अधिकार की, यहाँ पे उत्पादक की बात कैसे आ गई, या एक उपभोक्ता उत्पादक कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप और हम जिन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो भाई कहीं ना कहीं से तो बन के आई ही होंगी। हो सकता है कि आप ही उस चीज का उत्पादन करते हो। आप ही मान लो, अपन उदाहरण के तौर पे देखें कि आप ही किसान हैं, आप उस चीज का उत्पादन करते हैं और उसी अन्न को आप स्वयं भी खाते हैं, अपने प्रयोग में भी लाते हैं। तो हुए ना आप उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। आपका मान लो कोई एक बड़ा उद्योग है, कोई कारखाना है जो कोई एक विशेष प्रोडक्ट बनाता है, तो वहां पे आपकी भूमिका क्या है? वहां पे आपकी भूमिका एक उत्पादक की है, क्योंकि आपका स्वयं का कारखाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसी चीज का यूज कर रहे हैं, मतलब उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या हुए? इस तरीके से आप एक उपभोक्ता भी हुए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की भूमिका जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। कुछ चीजों का वह उत्पादन स्वयं करता है, कुछ चीजों का उपयोग जो है वो बाजार से वस्तुओं को खरीद कर करता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति उत्पादक भी है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति उपभोक्ता भी है। तो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को करने के लिए अपना एक खुद का रोजगार हो, वो क्या है? वही तो आपका उत्पाद है, वही तो आपका उत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति दो भूमिकाएं निभाता है, एक होती है उत्पादक की और एक होती है उपभोक्ता की। तो चलिए जानते हैं अब कि उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर किसे कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उपभोक्ता की एक परिभाषा दी हुई है, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का, दोनों चीजों का, वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी, विभिन्न वस्तुओं का एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। बिल्कुल, अब कैसे उपभोग करता है और कैसे उपयोग में लाता है, यानी कि वस्तुओं का कैसे उपभोग होता है और सेवाओं का कैसे होता है, ये जानते हैं। तो वस्तुओं में अपन देखें, वस्तुओं की बात करें कि वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो जैसे कि गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि। एवं स्थायी वस्तुएं, स्थायी वस्तुएं कैसे? जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि। बिल्कुल, मतलब कि अस्थायी वस्तुएं कौन सी हो गई? जैसे आप आटे की रोटी बना लो, आपने खा ली, वो चीज़ खत्म, दोबारा वही आटा तो नहीं बन सकता, आपको दूसरा आटा लेके आना पड़ेगा, फिर आप उसकी रोटी बना पाएंगे। या नमक हो या चीनी हो या फल हो, मतलब जो भी आपकी खाने वाली चीज़ें हैं वो एक अस्थायी चीज़ें हैं, क्योंकि एक बार उनको खा लेने के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब बात करें स्थायी वस्तुओं की। स्थायी वस्तुएं कैसे? जैसे कि आपके घर में टीवी होगी, फ्रिज होगा, प्रेस होगा, टोस्टर होगा, मिक्सर होगा, साइकिल होगी, मोटरसाइकिल होगी। क्या ये एक बार यूज़ करने पे ख़त्म हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। इनका हम कई बार कई साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये स्थायी वस्तु हैं जो ख़त्म नहीं होती हैं, आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं। खराब भले ही हो जाएं, खराब हो जाएं तो एक बार उनको सुधरवाया भी जा सकता है और फिर से यूज़ में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें जानी कि कौन सी अस्थायी वस्तुएं हैं, कौन सी स्थायी वस्तुएं हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपभोक्ता को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है। एक और डेफिनेशन आपके सामने दी गई है कि किस तरीके से, कि कोई व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनका उपयोग भी करता है। क्या बात कही गई है, क्या डेफिनेशन दी गई है कंज्यूमर की यहाँ पे, कि उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो
वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है। बिल्कुल, अगर आपको किसी वस्तु का उपयोग करना है, किसी सेवा का उपयोग करना है, तो पहले आप देखेंगे कि कौन सी वस्तु अच्छी है या कौन सी सर्विस अच्छी है। ठीक है, तो उसका पहले आप चयन करेंगे, फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। एक बार आपने ये देख लिया कि ये वस्तु अच्छी है, ये सर्विस अच्छी है, अब हमें ये चीज़ चाहिए है, तब आप उसको सिलेक्ट करके फिर उस पर आप अपना पैसा लगाएंगे, फिर उस चीज़ को आप परचेस करेंगे। ठीक है, तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनका उपयोग करता है। पहले आपने उस वस्तु का सिलेक्शन किया, चयन किया, उसके बाद उस पर पैसे खर्च किए और वो वस्तु आपने खरीदी। एक बार खरीद ली तो आपकी हो गई तो आप उसको यूज़ करने लगे। तो उपभोक्ता क्या हुआ कि जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उनमें पैसा लगाता है, खरीदता है, फिर उसको अपने उपयोग में लाता है। तो उपभोक्ता की ये एक डेफिनेशन हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं कि वस्तु उपभोक्ता और सेवा उपभोक्ता क्या होता है। वस्तु उपभोक्ता और सेवा उपभोक्ता में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं जो वस्तु उपभोक्ता में आती हैं और ऐसी क्या बातें हैं जिनको सेवा उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। वस्तु उपभोक्ता की यहाँ पे हम बात करें तो जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने उपयोग के लिए करते हैं, यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने उपयोग के लिए करते हैं, किनका, वस्तुओं का प्रयोग अपने उपयोग के लिए करते हैं, उन्हें वस्तु उपभोक्ता कहा जाता है। तो वस्तुओं में क्या क्या आ सकता है, चीज़ों में क्या आ सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, खाने पीने का सामान आ सकता है, टीवी, फ्रिज, जो भी आपके घर में उपयोगी वस्तुएं हैं जिनका आप यूज़ करते हो, वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, वो चीज़ें कहलाएंगी वस्तु उपभोक्ता कहलाएंगी। ठीक है, अब बढ़े सेवा उपभोक्ता क्या होता है। वस्तु उपभोक्ता तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, मेरे बताने से पहले भी आप अंदाजा लगा गए होंगे कि ये चीज़ें वस्तु उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। लेकिन सेवा उपभोक्ता क्या होता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका भी जो है आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि सेवा उपभोक्ता में आखिर कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, कैसे एक व्यक्ति सेवाओं का उपभोग कर सकता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है सेवा उपभोक्ता के बारे में कि जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं उनमें हम परिवहन सेवा को सम्मिलित कर सकते हैं। परिवहन सेवा मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे, यातायात के साधनों की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपने वो ट्रेन खरीद ली, क्या आपकी वो पर्सनल ट्रेन है, नहीं, ट्रेन तो सरकार की है, गवर्नमेंट की है। तो आप उस ट्रेन के जरिए जो है एक सर्विस दी जा रही है। कैसे कि आप टिकट खरीदेंगे, ट्रेन का यूज़ करेंगे, जहाँ से आपको जहाँ तक जाना है तो वो ट्रेन आपको वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देगी और आप ट्रेन से उतरने के बाद जो है अपने काम पे लग जाएंगे। तो वो ट्रेन तो आपकी नहीं है ना, आप ट्रेन की सर्विस ले रहे हैं, आप रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, उस सेवा का आप उपभोग कर रहे हैं। आप बस से कहीं जाएं तो क्या वो आपकी स्वयं की बस है कि वो हमेशा आपके पास बनी रही, जी नहीं। आप एक शहर से दूसरे शहर की ओर अगर बस से यात्रा कर रहे हैं तो सेम आपने बस की टिकट ली और आप चले, आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए, यानी जहां जिस डेस्टिनेशन तक आपको जाना है आप वहां पे पहुंच गए, उसके बाद आपकी बस की सर्विस खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है परिवहन सेवा या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का आपने यूज किया या उपभोग किया। चलिए जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण और दिया गया है, जैसे कि जब हम किसी स्थान पर जाने के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा लेते हैं, जब आप कहीं पर जा रहे हैं, चाहे आप टैक्सी से जाएं या ऑटो रिक्शा से जाएं, ठीक है, सार्वजनिक बस में यात्रा करते हैं, ठीक है, अथवा रेल से यात्रा करते हैं, तो हम परिवहन सेवा का उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कैसे हम सेवाओं का उपभोग करते हैं। वस्तु उपभोक्ता तो बहुत ही आसान सी बात है, तो सेवा उपभोक्ता का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, आप एक सेवा उपभोक्ता कैसे हैं, सेवा उपभोक्ता के रूप में आप सेवाओं का उपभोग कैसे कर रहे हैं, तो ये हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या परिवहन सेवा के माध्यम से समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं वस्तु उपभोक्ता और सेवा उपभोक्ता के बारे में। तो जो व्यक्ति मरम्मत करता है, आप उसे उसकी सेवाओं के बदले भुगतान करते हैं
क्या आप उस समय से, इसीलिए आप उस समय जो है सेवा उपभोक्ता है। जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी की रिपेयरिंग होनी है, आपकी बाइक की रिपेयरिंग होनी है, उसमें कुछ खराबी आ गई, टूट फूट हो गई, या फिर उसकी सर्विसिंग होनी है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे गाड़ियाँ सुधरती हैं या जहाँ पे उसकी सर्विसिंग की जाती है आप उसके पास जाएंगे और वो आपको आपकी गाड़ी की मरम्मत करके दे देगा, सर्विसिंग करके दे देगा, उसके बदले आपको आप जो है उसको पैसा दे देंगे। तो ये क्या हुई, आपने एक सर्विस का उपभोग किया, सेवा का आपने उपभोग किया, तो यहाँ पे आपकी भूमिका क्या हो गई, सेवा उपभोक्ता के रूप में आपका रोल हो गया। आगे देखते हैं कि वस्तु और सेवा उपभोग में क्या अंतर है। ठीक है, कि वस्तु उपभोक्ता और सेवा उपभोक्ता अलग अलग कैसे है, क्या डिफरेंस है, एक बार बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वस्तु उपभोक्ता और सेवा उपभोक्ता दोनों अलग अलग कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने में मुख्य अंतर यह है कि क्रय करने से पहले, क्रय करना मतलब खरीदना, क्रय करने से पहले जो है वस्तुओं की तो भौतिक रूप से जांच की जा सकती है। जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप अपने घर के लिए एक टीवी खरीदने गए, ठीक है, तो आपने उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखा कि हाँ भाई आप उसको हाथ से छू के देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, उसको चालू करके देख सकते हो कि वो कैसे काम कर रही है, क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो खरीदने से पहले, मतलब उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो। टीवी की जो कंपनी है, जिस कंपनी की टीवी आप परचेस कर रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो कि ये कंपनी बेटर है, ये है, ये है, ये है, क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप फिजिकली उसकी जान सकते हैं, यानी कि भौतिक रूप से आप वस्तुओं की जांच तो कर सकते हैं, वो भी खरीदने से पहले। लेकिन क्या आप सेवाओं की जांच कर सकते हैं खरीदने से पहले? आइए देखते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जबकि सेवाओं की विश्वसनीयता एवं निरंतरता की पहले से जांच नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसे कि आप सर्विसिंग कराने जाते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए गए, ठीक है, तो क्या आपको पता है पहले से कि ये अच्छी सर्विसिंग करके देगा ही? 100% बनी बात है क्या? नहीं। आप चलो रेल की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में आप जो है यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या आपको पता है, 100% श्योर हैं कि वो जो ट्रेन है उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, उस ट्रेन में जो है आपको बहुत अच्छी सीट मिलेगी ही? या फिर हो सकता है कि बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मान लो आप गाड़ी की रिपेयरिंग कराने जा रहे हो, उसके पहले आप 100% इस बारे में जान सकते हैं कि वो गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी करेगा ही? बिल्कुल नहीं। मतलब उसकी सेवा के बारे में आप पहले से जांच नहीं कर सकते, उसकी सेवाओं के बारे में आप फिजिकली नहीं जान सकते, भौतिक रूप से नहीं जान सकते, बस ये है भरोसा करके आप उस सेवा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए तो यहाँ पे जो है वस्तुओं को तो हम फिजिकली देख के, समझ के, पैसे देने के पहले, मतलब खरीदने के पहले बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सेवाओं का यूज़ करने से पहले हम उनके बारे में नहीं जान सकते। तो यही मुख्य अंतर है, एक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने में क्या अंतर है, ये अपन ने देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करें कंज्यूमर्स इन मार्केट, बाजार में उपभोक्ता की बात करें तो बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है, बिल्कुल है। अगर उपभोक्ता ही नहीं रहेगा, कंज्यूमर्स ही नहीं रहेंगे तो बाजार कैसे चलेगा? कोई खरीदने को ही नहीं रहेगा तो बाजार कैसे चलेगा? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना का टाइम। कोरोना के टाइम में जो है सारे बाजार बंद थे, सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने की मनाही थी, कोई कहीं नहीं जा सकता था, सबके घर में जो रखा है उसी से काम चलाते थे, वही खाते थे बस। तो क्या था कि कंज्यूमर बाहर निकल ही नहीं रहे हैं लेने के लिए, तो बाजार भी एकदम बंद है। हालांकि सरकार ने मना किया था कि आप बाहर ना निकलें और लोगों को अपनी जान का भी खतरा था। तो बाजार में एक उपभोक्ता की भूमिका कैसे है कि अगर उपभोक्ता सामान खरीदेगा ही नहीं,
ठीक है, तो बाजार कैसे चलेगा? तो यहाँ पे बिना उपभोक्ता के बाजार की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, कि इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बाजार व्यवस्था में जो है उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है। यदि उपभोक्ता ही नहीं रहे तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला ही नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि मांगने वाला कौन है? आप और हम, एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर। आई इतनी बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो उत्पादन की जितनी भी क्रिया है, उत्पादन की समस्त क्रिया जो है उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होती है। उसी पर उत्पादन की समस्त क्रियाएं निर्भर करती हैं। जितनी डिमांड होगी उपभोक्ता की कि हाँ भाई इतनी क्वांटिटी में चाहिए, अगर ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा माल सप्लाई होगा। ज़्यादा माल सप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए? ज़्यादा माल सप्लाई तभी हो पाएगा जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो हर चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? उपभोक्ता की मांग पे, डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर, इसी पे हर चीज़ डिपेंड कर रही है। चाहे वो बाजार का चलना हो, चाहे माल की सप्लाई हो, चाहे माल का प्रोडक्शन हो, तो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं? मार्केट की सारी चीज़ें एक कंज्यूमर पे, एक उपभोक्ता पे डिपेंड कर रही हैं। आगे देखें, उपभोक्ता जो है बाजार व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी उपभोक्ता जागरण के लिए एक बहुत ही अच्छी वाक्य कही थी, एक मूल वाक्य कहा था। क्या कहा था महात्मा गांधी ने उपभोक्ता जागरण के बारे में? तो गांधी जी ने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कौन? ग्राहक। और क्यों है वो महत्वपूर्ण? क्योंकि ग्राहक हम पर निर्भर नहीं है, वह हम पर निर्भर नहीं है, वो दुकानदारों पर निर्भर नहीं है, जबकि दुकानदार उन पर निर्भर हैं। तो ओवरऑल क्या बात कही थी गांधी जी ने उपभोक्ता जागरण के बारे में और बाजार उपभोक्ता के बारे में, कि उपभोक्ताओं के जरिए बाजार कैसे चल सकता है उसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ग्राहक है। वह हम पर निर्भर है, ना कि हम उन पर निर्भर हैं। ठीक है, चलिए, तो वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। अगर उपभोक्ता ही जब दुकान पे नहीं जाएगा, ग्राहक ही नहीं जाएगा, तो दुकान कैसे चलेगी? तो दुकानदार किस पे निर्भर है? दुकानदार निर्भर है पूरी तरीके से एक ग्राहक पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो उपभोक्ता शोषण की बात अब हम करें। उपभोक्ता शोषण किसे कहा जाता है? उपभोक्ता शोषण के बारे में जानते हैं कि कैसे एक उपभोक्ता जो है शोषण का शिकार होता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके जरिए आप और हम कुछ वस्तुओं के मामले में ठगे जाते हैं और हमारा पैसा लग जाता है, और इवन शोषण होने के बाद हमें उसका 2 गुना हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उपभोक्ता शोषण क्या होता है। उपभोक्ता शोषण उस स्थिति को कहते हैं जिसमें क्या होता है? व्यापारी जो है उपभोक्ता को घटिया वस्तुएं देते हैं, या खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेकर उन्हें धोखा देते हैं। या तो आपको घटिया वस्तु पकड़ा दी, घटिया चीज पकड़ा दी, तो उनका फायदा हो गया, साथ ही साथ उनकी घटिया चीज भी निकल गई। दूसरी बात, खुदरा मूल्य से यहाँ पे मतलब है एमआरपी रेट। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है मतलब कि अधिकतम खुदरा मूल्य, जितना कि उस पे एमआरपी डली है। कोई पैकेट आपने खरीदा खाने पीने का या किसी भी चीज का, उस पे जितना एमआरपी रेट डला है, जितना खुदरा मूल्य या मैक्सिमम रिटेल प्राइस डली है, उतने से ज्यादा मूल्य पे आपको चीजों को बेच दे। वो कैसे बेच देगा? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि उसमें एमआरपी कितनी लिखी है, 50 रुपए लिखी है, और दुकानदार ने आपको 60 रुपए में पकड़ा दी और आप 60 रुपए में लेके आ गए, तो आप ठगे गए, उसका फायदा हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि उपभोक्ता शोषण क्या होता है। उपभोक्ता शोषण किस तरीके से किया जा सकता है कि व्यापारी जो है उपभोक्ता को घटिया वस्तुएं दे दे, या फिर खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी रेट से ज्यादा की वस्तु आपको दे दे। ठीक है, चलिए अब देखें कि उत्पादों के साथ प्रलोभन देना एक बहुत समस्या बनी हुई है। दूसरे तरीके से आपका शोषण कैसे हो सकता है, और कई अन्य तरीके भी यहाँ पे बताए गए हैं जिन तरीकों से आपका आसानी से शोषण हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कई प्रोडक्ट्स के साथ
कई सारी लुभावनी चीज़ें दिखाई जाती है, उस प्रोडक्ट की तरफ आपको अट्रैक्ट किया जाता है कई सारे झूठे वादों के साथ। तो वो झूठे वादे क्या होते हैं जिनकी वजह से आप जो है उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उन प्रोडक्ट को खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्पादों के साथ प्रलोभन देना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो वो कौन कौन से प्रलोभन है, एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आपने अधिकांश सुना होगा, खास तौर से फेस्टिव सीजन्स पे आपने सुना होगा कि एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त है। अब आप देखते हैं कि अरे 500 की चीज़ है कोई, तो 500 में हमें 2 वस्तुएं मिल रही हैं। 500 की चीज़ एक आप खरीदते हो तो एक चीज़ खरीदने पे आपको दूसरी वस्तु जो है, दूसरी चीज़ जो है आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। तो उस समय आप शोषण का शिकार कैसे होते हैं? वहाँ पे आपको एक के बदले एक चीज़ फ्री नहीं मिल रही है, जबकि आपको घटिया चीज़ मिल रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है वो बहुत पुरानी हो चुकी हो। इसीलिए उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए और जल्दी से अपना माल ख़त्म करने के लिए कंपनी आपके साथ ऐसा कर रही हो। कंपनी आपको एक के बदले एक दे के, मतलब एक वस्तु खरीदने पे एक वस्तु फ्री दे के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम देखें कि पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, आप अपनी पुरानी वस्तु जमा कर दीजिए और उसके बदले में नई वस्तु ले जाइए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उनका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि कम कीमत पे है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, अब क्या है कि बाजार में वो वस्तु उनकी बिक नहीं रही, चल नहीं रही, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि वो कंपनी कहेगी या वो प्रोडक्ट बेचने वाला कहेगा कि आप अपनी पुरानी वस्तु लेके आइए और नई वस्तु लेके जाइए। आप अपना पुराना फ्रिज लेके आइए और नया फ्रिज लेके जाइए। अब भाई आप यहाँ पे जो है उनकी बातों में आ गए, आप फंस गए लफड़े में। कैसे? अब आपने सोचा कि हमारा जो पुराना फ्रिज है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, अब जो है हमें नया खरीदना है, तो अब ये वापस कर देते हैं, ये भर देते हैं, उसके बदले में हमें नया मिल जाएगा। तो हो सकता है कि जो पुरानी के बदले नई चीज़ दे रहे हो वो उतना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ना हो और आपकी जो क्वालिटी वाली चीज़ है, ठीक है, जो आपका पुराना फ्रिज है वो क्वालिटी का हो और आपने नए खरीदने के चक्कर में, उनके लोभ में आके जो है आपने अपनी पुरानी वस्तु जमा कर दी और नई वस्तु ले आए और पता चला वो कुछ ही टाइम में खराब हो गई। आगे देखें कि नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट होना, कई बार ऐसी ऐड आती हैं कई बार ऐसी एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी टीवी पे कि यहाँ पे जहाँ पे आपको बताया जाता है कि इस नहाने के साबुन में एक ना एक दिन आपको सोना फंसेगा ही, सोने का लॉकेट फंसेगा ही। और आप जो है भाई वो साबुन खरीदते जाते हैं, उस साबुन को जो है आप रगड़ते जाते हैं, लेकिन उसमें सोने का लॉकेट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। चाय की पैकिंग में डायमंड का होना, कह दिया जाता है कि अगर आप ये चाय का पैकेट खरीदेंगे तो आपको इसमें डायमंड फंसेगा। अब भाई डायमंड के लोभ के चक्कर में आप उनकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हो, वो चाय पत्ती यूज़ करते जा रहे हो, तो उनकी तो सप्लाई बढ़ गई। अब आगे देखें कि अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल आदि लाखों के इनाम का लालच। बिल्कुल, कई सारी वस्तुओं के साथ जो है आपको बोल दिया जाता है ये वस्तु खरीदो, इस पे एक स्टिकर लगा है, इसको जो है आप ऐसे ऐसे उसको खुरचोगे, एक तरीके से कहा जाए तो उसको स्क्रैच करने पे जो है क्या होगा कि फ्रिज हो सकता है आपको फ्रिज फंसे, टीवी फंसे, रेफ्रिजरेटर फंसे, पर ऐसा होता नहीं है। और होता क्या है उसके बदले कि उस उत्पादक का जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, वो आप खरीदते जाते हो, बहुत लोग खरीदते जाते हैं कि क्या पता हमें किसी दिन जो है फ्रिज फंस जाए, टीवी फंस जाए, कार फंस जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो हमने कुछ देखे कि उपभोक्ताओं का शोषण जो है वो किन किन तरीकों से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कि उपभोक्ता शोषण के बारे में और हमें क्या जानना है। तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारकों के बारे में जानते हैं कि क्या ऐसे वो कारण हैं जिनके जरिए उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। तो पहला कारण है कि मिलावट की समस्या, सबसे बड़ी समस्या। मिलावट की समस्या के जरिए कैसे कि किसी अच्छी वस्तु में किसी खराब वस्तु की मिलावट कर देना। हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो, ठीक है, बहुत महंगी हो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। अब उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए एक दुकानदार क्या कर सकता है, मान लो अपन उदाहरण लेते हैं, चाय पत्ती का उदाहरण लें। चाय पत्ती का कोई एक पैकेट है, बहुत अच्छे ब्रांड का पैकेट है, ठीक है, क्या है ये, टी है, बहुत अच्छे ब्रांड का पैकेट है। अब इसमें ये मान लो कि
600 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। अब 600 रुपए किलो के हिसाब की जो चाय पत्ती है क्या सभी व्यक्ति ले सकते हैं? उसकी कीमत भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसकी कीमत ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा दुकानदार का। अब उसको डबल मुनाफा चाहिए इसमें, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि इस चाय पत्ती में जो 600 रुपए किलो की है चाय पत्ती, तो इसमें क्या करेगा, इसमें घटिया किस्म की चाय पत्ती का इस्तेमाल कर देगा। आधी चाय पत्ती मान लो कि अच्छी किस्म की है जो है, ऊपर से उसने जो है इसमें घटिया किस्म की चाय पत्ती मिला दी, तो क्या हुआ, आधी क्वांटिटी अच्छी है आधी खराब है और दोनों को मिक्स कर दिया तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, ठीक है। या फिर मान लो आधी नहीं मिलाई तो उसका 1/4 हिस्सा मिला दिया, यानी कि मान लो 250 ग्राम इसमें घटिया किस्म की चीज़ मिला दी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि दुकानदार का डबल मुनाफा हो गया और आप जो है उपभोक्ता शोषण के शिकार हो गए, ठीक है। तो ये हुई मिलावट की समस्या। कैसे कि महंगी वस्तुओं में अन्य चीजें मिलावट करके, अन्य चीजों की मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण कर लिया जाता है। आगे देखें, कम तौलने के द्वारा, कम तौलने के द्वारा कैसे उपभोक्ता का शोषण हो सकता है? वस्तुओं के माप में हेराफेरी करके। वस्तुओं के माप में हेराफेरी कैसे हो सकती है? तो वस्तुओं के माप में हेराफेरी जो है वो इस तरीके से हो सकती है, एक मिनट, वस्तुओं के माप में हेराफेरी कैसे हो सकती है? वस्तुओं के माप में कैसे, कि जैसे मान लो आप गए, आपने खरीदी 1 किलो शक्कर, ठीक है। 1 किलो शक्कर में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो शक्कर में या 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन दुकानदार ने कम तौल दिया। कम कैसे तौल दिया? आपको जो है 1000 ग्राम के बदले, 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम बदल दिया, 900 ग्राम जो है तौल दिया, तो उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ? 100 ग्राम का। तो उसने क्या किया कि 1000 ग्राम के जगह आपको 900 ग्राम चीज दे दी, तो उसका 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, मतलब 100 ग्राम वस्तु उसने अपने पास बचा ली। अब 100 ग्राम वस्तु बचा ली और पैसे आपसे 1000 ग्राम के बराबर ही लिए, यानी कि 1 किलो के बराबर ही उसने आपसे पैसे लिए, तो उसका हो गया प्रॉफिट। और 100 ग्राम कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है तो आपको पता भी नहीं चला, तो इस तरीके से आपका शोषण हो गया, दुकानदार का फायदा हो गया। आगे देखें, कम गुणवत्ता वाली वस्तु। कम गुणवत्ता वाली वस्तु मतलब जिसकी क्वालिटी लो है, ठीक है। कैसे कि उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर शोषण करना। उपभोक्ता को, कंज्यूमर को अच्छी गुणवत्ता की वस्तु ना देकर, उसने मांगी तो अच्छी लेकिन धोखे से हेर फेर करके घटिया क्वालिटी की वस्तु देगी, तो उतने ही रेट में, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु के रेट में घटिया गुणवत्ता वाली वस्तु पकड़ा दी और पैसे अच्छी क्वालिटी वाले ले लिए, तो वहां पे दुकानदार का प्रॉफिट, यहाँ पे आपका शोषण, ठीक है। अब देखें, ऊंची कीमतों द्वारा, ऊंची कीमतों के द्वारा कैसे शोषण हो सकता है? ऊंची कीमतें वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। कैसे? ऊंची कीमत कैसे? जैसे कि मैंने आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बारे में बताया था, एमआरपी के बारे में बताया था। एमआरपी मान लो कि किसी पे 50 रुपए की है, ठीक है। एमआरपी कितने रुपए की है? एमआरपी जो है 50 रुपए की एमआरपी है किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी पैकेट पे। आपसे जो है धोखाधड़ी करके आप देख नहीं पाए कि एमआरपी उसमें 50 रुपए डली है, आपको उस वस्तु का मूल्य नहीं पता कि ये 50 रुपए में आती, और आपसे जो है 50 के बदले 60 या 70 रुपए उसने वसूल लिए, ठीक है। तो क्या हुआ? आपसे ज्यादा कीमत वसूल ली, यानी कि ऊंची कीमत पे आपको वस्तु बेच दी, तो हो गया उसका प्रॉफिट और आपका शोषण। अब देखें, डुप्लीकेट वस्तुएं। डुप्लीकेट वस्तुओं द्वारा कैसे शोषण हो सकता है? तो सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके, सही कंपनी की डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। उसी कंपनी की डुप्लीकेट वस्तु दे दी, जैसे कि आप बाजार में देखते होंगे आप जो है फुटवियर खरीदने गए, आप शूज खरीदने गए, आपको भी ब्रांडेड चाहिए, नाइकी के चाहिए, बाटा के चाहिए या किसी अदर ब्रांड के चाहिए, ठीक है। तो आप देखते होंगे बाजार में जो लोकल दुकान है, मैं शोरूम की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किसी कंपनी विशेष के शोरूम पर जाएं, वहाँ तो आपको जो है क्वालिटी की ही चीज़ मिलेगी, लेकिन लोकल मार्केट में जो है उस कंपनी का लोगो लगा के, ठीक है, उस कंपनी का लेबल लगा के जो है आपको घटिया चीज़ दे दी गई कि अरे ये तो बाटा का है और नाइकी का है, मतलब उस पर लिखा होगा नाइकी या बाटा या कुछ भी लिखा हो,
ठीक है। और जो है सिर्फ लेबल लगा है, लिखा बस है, लेकिन क्वालिटी उसकी नहीं। फिर आप देखते हैं कि जहां जो चीज़ हम 1200 में खरीदते थे वो चीज़ हमें 600 में मिल रही है, वो भी ब्रांड की मिल रही है क्योंकि लेबल ब्रांड का लगा है। तो ऐसे जो है आपको डुप्लीकेट वस्तुएं पकड़ा के, यानी कि सही कंपनी की डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण कर लिया जाता है। तो ये तो क्या बातें हुई, ये बातें हुई उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारकों की, कि क्या क्या वो कारण है जिनके जरिए जो है एक उपभोक्ता का शोषण कर लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। उपभोक्ता जागरण के बारे में अब अपन जानते हैं कि एक उपभोक्ता का जागरण कैसे होता है, कैसे उपभोक्ताओं को, हमारे देश के नागरिकों को एक जागरूक उपभोक्ता बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता जागरण क्या होता है। उपभोक्ता जागरण की बात करें तो यह सुनिश्चित करने का एक प्रदर्शन है। उपभोक्ता जागरण की बात हो रही तो उपभोक्ता जागरण क्या है कि यह सुनिश्चित करने का एक प्रदर्शन है कि क्रेता वस्तुओं, उत्पादों, प्रशासनों, खरीदारों के विशेषाधिकारों के बारे में डेटा और जानकारी के बारे में जानता है। यानी कि एक जागरूक उपभोक्ता कब जागरूक कहा जाएगा, यानी कि या फिर एक उपभोक्ता जागरूक कब कहा जाएगा, जब वह, यानी क्रेता कौन है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, खरीदने वाला कौन हुआ, उपभोक्ता हुआ, ठीक है। तो जब क्रेता जो है वस्तुओं, उत्पादों, प्रशासनों और खरीदारों के विशेषाधिकारों के बारे में डेटा और जानकारी के बारे में जानता है, यानी कि वो व्यक्ति जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, जो क्रेता है, वो खरीदने से पहले सारी चीज़ें जानता है कि वो दुकानदार कैसा है, वो उत्पाद कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, हमारे विशेषाधिकार क्या हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, ठीक है, अगर हमारा शोषण होता है तो क्या अधिकार है, और चीज़ें देखने का किस तरीके से हमारा अधिकार है, चीज़ों को खरीदने के पहले हमारे क्या क्या अधिकार हैं या क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, अगर इसके बारे में वो सारा डेटा और सारी जानकारी जानता है, सब चीज़ों से परिचित है, तो वो एक जागरूक उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि जागरूक उपभोक्ता क्या कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपभोक्ता जागरूकता जो है, उपभोक्ता जागरूकता इस लक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण है कि खरीदार सर्वोत्तम विकल्प चुन सकें और आदर्श निर्णय ले सकें। तो उपभोक्ता जागरूकता क्यों जरूरी है या उपभोक्ता जागरूकता का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता जागरूकता का ये उद्देश्य है कि जो खरीदार है, यानी कि जो उपभोक्ता है, क्रेता है, वो सर्वोत्तम विकल्प चुन सके, अच्छे से अच्छा ऑप्शन चुन सके खरीदारी करने में, साथ ही साथ आदर्श निर्णय ले सके, खरीदने के पहले जो है एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो जागरूक उपभोक्ता की पहचान क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब आगे कि उपभोक्ता जागरूकता के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। इन उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि क्यों आपको जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना, गलत तरीके से कोई व्यक्ति व्यापार ना कर पाए, जैसे कि अभी अपन ने कुछ पहले देखा था कि उपभोक्ता शोषण कैसे कैसे होता है, कि गलत तरीके से जो है चीज़ों की मिलावट करके, डुप्लीकेट वस्तुएं देके, ज़्यादा कीमत पे देके क्या कर रहे हैं, वो आपका शोषण कर रहे हैं, मतलब अनुचित व्यापार कर रहे हैं, गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो उस गलत तरीके से जो बिजनेस चल रहा है उसको रोकने के लिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए। तो कंपटीशन को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? उपभोक्ता जागरूकता के माध्यम से कंपटीशन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? उपभोक्ता जागरूकता के माध्यम से कंपटीशन को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है कि जब हर व्यक्ति चाहेगा, मतलब हर प्रोडक्शन करने वाला जो है वो चाहेगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो, हमारी सप्लाई ज़्यादा हो। सप्लाई कब ज़्यादा होगी? जब आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो अब जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है और जिसकी नहीं हो रही, तो भाई दूसरा तो देखेगा ही, दूसरा उद्योगपति तो देखेगा ही, या दूसरी कंपनी तो ये देखेगी ही कि इसकी सप्लाई ज़्यादा कैसे है, वो पता लगाएगा कि भाई इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ठीक है, तो वो भी अपनी क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, वो भी अपनी गुणवत्ता बढ़ाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। जब कंपटीशन हो रहा है तो लोगों तक क्वालिटी वाली चीज़ पहुँचेगी, बाजार व्यवस्था अच्छे से चलेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना उपभोक्ता जागरूकता
उपभोक्ता जागरूकता का एक मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ें। उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। उपभोक्ता हितों की रक्षा कैसे हो सकती है? उपभोक्ता हितों की रक्षा करना मतलब कि आपके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित करना, आप तक सही चीज पहुंचे इसको सुनिश्चित करना, आपका शोषण ना हो, ये चीज को देखना, ये क्या है? उपभोक्ता हितों की रक्षा करना ही है। अगला उद्देश्य देखें कि एक निष्पक्ष और संतुलित बाजार में योगदान देना। बाजार व्यवस्था जो है निष्पक्ष रूप से चले, एक सही दिशा में चले और संतुलित चले। ये नहीं कि उसी बाजार में कुछ घटिया किस्म की वस्तुएं हैं जिनके कारण लोगों को हानि हो रही है, वहीं कुछ हाई रेट की वस्तुएं हैं कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे। अगर बाजार व्यवस्था संतुलित है, मार्केट बैलेंस्ड है, तो आपको भी फायदा है, प्रोडक्शन करने वाले को भी फायदा है और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को तो फायदा है ही। तो ये थे कुछ जागरूक उपभोक्ता के जो है उद्देश्य थे, उपभोक्ता जागरूकता के कुछ उद्देश्य थे। तो यहाँ पे हमने उपभोक्ता जागरण के बारे में देखा और उपभोक्ता जागरण क्यों, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता के उद्देश्य क्या हैं वो देखें। चलिए अब आगे देखते हैं। जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या हो सकते हैं? आप और हम, एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, तो आपके और हमारे जागरूक होने के क्या लक्षण हैं कि एक उपभोक्ता जागरूक कब कहा जाएगा? चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहला लक्षण जो है कि आप स्टूडेंट हैं, आप उस नजरिए से देखिए, ये एग्जाम्पल आपके पर्पज से ही बताया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि छात्र छात्राओं को चाहिए कि वे जिन संस्थान में नामांकन करने के इच्छुक हैं, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कोचिंग हो या कुछ भी हो, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले किस तरीके से जागरूक रहने की आवश्यकता है? आइए देखते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं जिन संस्थानों में नामांकन करने के लिए यानी कि एडमिशन लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो उनकी राज्य सरकार यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो है वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं वो इंस्टीट्यूशन, या ऐसे ही उसका बिना मान्यता प्राप्त काम चल रहा है। तो एक जागरूक स्टूडेंट होने के नाते आपका पहला कर्तव्य क्या है कि जिस भी इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं, क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर करें। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की बात आ गई। मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया, क्रेडिट कार्ड आपके पास आया, तो जहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाए, क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत सिग्नेचर करें। ठीक है, तो ये पहला आपका कर्तव्य है कि जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो तुरंत ही उस पर सिग्नेचर करें, ताकि उसका कोई दूसरा व्यक्ति गलत फायदा ना उठा सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तीसरा लक्षण क्या है वो देखते हैं। बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की। तो दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें। दवा जो है, जब भी आप दवा खरीदने के लिए जाते हैं तो आप ये पता कर लें कि जिस मेडिकल से आप दवाई खरीद रहे हैं, मेडिसिन खरीद रहे हैं, वो सुरक्षित है कि नहीं, वो मेडिकल लाइसेंस्ड मेडिकल है कि नहीं, उसके पास मेडिकल खोलने का लाइसेंस है कि नहीं, या फिर ऐसी ब्लैक में सब काम चल रहा है, काला बाजारी में काम चल रहा है। ठीक है, आगे देखें कि यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है अथवा नहीं। जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी मीटर लगा रहता है, वहाँ पे आप देखें कि जैसे मान लो आपने 2 लीटर के हिसाब के पैसे दिए कि हमें 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो उस बोर्ड पे जो है वो जो मीटर लगा है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि इतने पैसे में इतना पेट्रोल भरा जा रहा है, उनने सेटिंग करी, आपने बोला कि हमें 2 लीटर चाहिए, तो वो 2 लीटर के हिसाब से सेटिंग करी गई है, यानी और सेटिंग करी भी गई है। तो 2 लीटर खत्म होने के बाद, यानी कि 2 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी की टंकी में जाने के बाद ही उन्होंने जो है बाहर पंप निकाला है या नहीं। ठीक है, उसके पहले तो जो है उनने पेट्रोल डालना बंद नहीं कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है,
उसके बाद हम देखें कि एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि का पता कर लें। बिल्कुल एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि का पता कर लें कि जो आपके सिलेंडर में गैस भरी है उसकी तारीख तो नहीं निकल गई। हो सकता है आपको गलत तारीख का सिलेंडर दे दिया जाए और आप लाए घर में, आपने लगाया और ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखें कि आईएसआई तथा एग मार्क हॉलमार्क उत्पाद वस्तु पर देखें वह सही परख है। ठीक है, तो आईएसआई मार्क हो, एग मार्क हो, हॉलमार्क हो, ठीक है, तो ये सारे मार्क जो है उस प्रोडक्ट पे लगे हैं कि नहीं। ये मार्क जितने भी मार्क यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, मतलब जिनके बारे में बात करी गई है, वो सारे मार्क जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं, उस प्रोडक्ट के ऑथेंटिकेशन को बताते हैं कि ये वस्तु प्रमाणित है या नहीं। तो ये सारे मार्क देख के ही आप जो है अपनी वस्तुओं को खरीदें। तो ये बातें कुछ हुई कि एक जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या हो सकते हैं। अब आगे बढ़ें और देखें हम, चलिए देखते हैं कि आईएसआई मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है। यानी कि जब अभी अपन ने पिछली स्लाइड में आखिरी लाइन में पढ़ा था कि हमें अपनी वस्तुओं को आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क जैसे मार्क को देख के ही अपनी वस्तुओं की खरीदी करनी चाहिए। तो क्या होते हैं आईएसआई मार्क, एग मार्क या हॉलमार्क या एफपीओ, चलिए एक बार देख लेते हैं। और साथ ही साथ उनको देखने के साथ आप इन मार्क्स पे भी ध्यान दें, ताकि ये मार्क जो है जब आप वस्तुएं खरीदें तो इन मार्क को उन पैकेट पर जरूर देखें जो पैकेट आप खरीद रहे हैं या जो भी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईएसआई मार्क के बारे में कि आईएसआई मार्क क्या है। आईएसआई मार्क के बारे में जाने तो आईएसआई का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ है भारतीय मानक संस्थान। तो आईएसआई मार्क, जिसे कि हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है भारतीय मानक संस्थान, यह प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है या नहीं। यानी कि अगर ये मार्क आईएसआई मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, मतलब जो कि क्या प्रमाणित करता है, यह प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक के अनुसार या इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बना है या नहीं। यानी कि भारत में किसी वस्तु को बनाने के जो मानक तैयार किए गए, जो पैमाने, जो मापदंड, जो स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार कोई वस्तु बनी है या नहीं। अगर उसके अनुसार वो वस्तु नहीं बनी है तो उस पर आईएसआई मार्क नहीं हो सकता। लेकिन यदि उसके अनुसार ही वस्तु बनी है, यानी भारतीय मानकों के अनुसार किसी वस्तु का निर्माण किया गया है, तो उस वस्तु पर जो है आईएसआई मार्क होगा ही। इतनी बात क्लियर हुई। तो ध्यान से इस मार्क को देख लीजिए कि आईएसआई मार्क क्या होता है। अगर ये मार्क उस वस्तु पर बना है, जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो है भारतीय मानकों के अनुसार प्रमाणित वस्तु है। ठीक है, आईएसआई मार्क का आपको मतलब समझ में आया। आगे देखते हैं एग मार्क क्या होता है। एग मार्क क्या होता है, एग मार्क को जान लेते हैं। भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण चिन्ह है। तो एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, एजी और मार्क, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्क। तो नाम से ही स्पष्ट है, एग मार्क यानी कि एग्रीकल्चर मार्क, तो वो किस पे बना रहेगा, भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण चिन्ह है। भारत में जितने भी प्रोडक्ट कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, उन सारे प्रोडक्ट पर एग मार्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता है। अगर एग मार्क किसी चीज़ पे बना है, किसी पैकेट पे बना है, जो भी वस्तु आप खाने की सामग्री खरीद रहे हैं, अगर उस पर बना है, तो वो वस्तु जो है 100% शुद्ध है। वो एग मार्क किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एग मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह वस्तु कृषि उत्पादों से बनी है और ये वस्तु पूर्ण रूप से शुद्ध भी है। ठीक है, तो अपन ने दो मार्कों के बारे में जाना अभी, एक तो था आईएसआई मार्क, एक है एग मार्क। अब आगे देखते हैं हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हॉलमार्क जो है,
हॉल मार्क, एक मिनट, आपको एग्रीकल्चर मार्क का जो चिन्ह है वो भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो एग मार्क का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, आईएसआई तो ये हो गया। दूसरा जो एग मार्क है जो कृषि उत्पादों पे बना होता है वो इस तरीके से बना होता है, इसको भी बहुत अच्छे से देख लें। अब अपन चलते हैं किस पे, अब अपन चलते हैं हॉल मार्क पे, ठीक है। अब चलते हैं हॉल मार्क पे। हॉलमार्क किस लिए बना होता है? हॉलमार्क जो है, जब भी आप कोई जेवर खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, कोई भी आभूषण खरीदते हैं, प्लैटिनम, सोना, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर, मतलब सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी कोई भी आप धातु खरीदते हैं, कोई भी आप आभूषण खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उन पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मुहर है जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। हॉलमार्क का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है और इसी हॉलमार्क के चिन्ह के नीचे जो है उस वस्तु की शुद्धता भी लिखी होती है। कैसे लिखी होती है? मान लो कि किसी आभूषण पे जो है, मान लो कि गोल्ड है, आपने गोल्ड का कुछ भी खरीदा, ठीक है, आप देखने गए, आपने चेक किया कि वहां पे हॉलमार्क है, साथ ही साथ उस हॉलमार्क के नीचे जो है इस तरीके से एक नंबर लिखा होगा। मान लो कि लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, मान लो कि लिखा है 780 लिखा है, ठीक है, तो 780 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 780 का मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है 78% शुद्ध है, यानी कि इसमें 78% सोने की मात्रा है। मान लो उस पे लिखा है 568, ठीक है, मान लो ये नंबर लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि ये वस्तु जो है, ये जो आप गोल्ड खरीद रहे हो, उसमें सोने की मात्रा जो है 56.8% है। तो हॉलमार्क का मतलब आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, एफपीओ मार्क क्या होता है। एफपीओ मार्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो एफपीओ का फुल फॉर्म होता है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लिखी है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है, एफपीओ क्या होता है? वो उन सारे उत्पादों पर या उन सारे प्रोडक्ट्स पर लगा होता है जो प्रोडक्ट्स फ्रूट्स से बने होते हैं। फ्रूट्स से क्या क्या बनता है? फ्रूट से जूस बनता है, जैम बनता है, जेली बनती है, स्क्वैश बनता है, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? फ्रूट्स से बनती हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी उत्पाद फलों से बने होते हैं, उन सारे पैक्ड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, क्या लगा होता है? एफपीओ लगा होता है। एफपीओ का साइन कुछ इस तरीके से होता है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के बारे में। तो एक बार यहाँ भी नज़र जो है अपनी डाल लेते हैं कि यह चिन्ह जो है भारत में सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों, मतलब प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट, प्रसंस्कृत का क्या है, या प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट क्या होते हैं, या प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, वो फूड मतलब वो खाने की सामग्री या वो बेवरेज, वो पीने की सामग्री जिसको प्रसंस्कृत किया गया है, प्रोसेस्ड किया गया है। और किस तरीके से किया गया है कि वो चीज़ जो है, वो प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। लंबे समय तक वो खाने पीने की चीज़ उपयोग में लाई जा सकती है जब तक कि उसकी एक्सपायरी डेट ना निकल जाए। उस पर एक एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, साथ ही साथ उस पर एक जब वो तारीख भी लिखी होती है जब वो चीज़ बनी, तो किस तारीख को वो चीज़ बनी और कब तक चलेगी, उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो एफपीओ किस पे लगा होता है, या फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है उसका साइन किस पे लगा होता है? यह चिन्ह भारत में सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण चिन्ह है। खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का पालन करते हुए, यानी कि 2006 में खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में आया था। उस अधिनियम में जो भी नियम थे, उस एक्ट में जो भी कानून थे, उनका पालन करते हुए ये चिन्ह जो है पैकेज्ड फल पेय पदार्थ, यानी कि जितने भी फ्रूट के बेवरेजेस हैं, पेय पदार्थ हैं, जैसे कि फल, जैम, क्रश, स्क्वैश, अचार जैसे खाद्य पदार्थों पर लागू होता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी? 4 चीज़ें देखी, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। एक देखा आईएसआई मार्क, एक देखा हमने एग मार्क, उसके बाद देखा हमने हॉलमार्क, और एक देखा हमने एफपीओ।
फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये 4 जो चिन्ह हैं, 4 मार्क हैं, वो ध्यान से इनकी इमेज जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए और जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएं तो पहले उन पर ये मार्क ज़रूर देखें। चलिए बढ़ें आगे। उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता जागरण की इसी सीरीज में अपन देख रहे हैं उपभोक्ता आंदोलन के बारे में कि क्या है उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ। तो उपभोक्ता आंदोलन के बारे में देखें कि इस प्रकार का आंदोलन जो है एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की वकालत करता है। उपभोक्ता आंदोलन क्या है? एक सामाजिक आंदोलन है, सभी का आंदोलन है जो कि आपके अधिकारों की वकालत करता है, आपके अधिकारों को बचाने में लगा रहता है। अगर किसी अधिकार का हनन होता है तो ये जो है आपको आपके राइट्स दिलाने में सक्षम होता है। तो उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू किया गया? वो इसलिए शुरू किया गया ताकि उपभोक्ताओं के जो राइट्स, उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। चलिए देखें आगे कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू किया गया। तो देखें कि उपभोक्ता अधिकारों का निगमों, सरकारों और अन्य संगठनों के कार्यों द्वारा सक्रिय रूप से उल्लंघन किया जाना। अगर यहाँ पे निगम का मतलब होता है कंपनी, ठीक है। चलिए तो उपभोक्ता अधिकारों का अगर किसी निगम यानी कि कंपनी, सरकार यानी कि गवर्नमेंट या अन्य ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों द्वारा सक्रिय रूप से उल्लंघन किया जाए, यानी कि एक कंज्यूमर के राइट्स को जो है एक कंपनी उनके अधिकारों का हनन करे, ठीक है, सरकार जो है उनके अधिकारों का हनन करे, उल्लंघन करे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कार्यों के द्वारा, अपनी नई पॉलिसीज के द्वारा कि वो पॉलिसीज उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, उनके प्रॉफिट में नहीं है, तो खुद के ऐसे कार्यों के द्वारा यदि उपभोक्ता के अधिकारों का जो है हनन हो रहा हो, उपभोक्ता के अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो इसी वजह से उपभोक्ता आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। आगे हम देखें कि 1960 के दशक में, यानी कि 1960 के समय में कई सारी ऐसी चीज़ें देखी गई जिनमें कि अत्यधिक खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट की ज़्यादा मात्रा देखी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ये काम चल रहा था, खाद्य पदार्थों में ज़्यादा मिलावट देखने को मिल रही थी। तो 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1960 से। तो चलिए आगे देखें, आगे क्या होता है। आगे होता है 1970 के दशक की बात करें तो 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेख लिखने लगी, प्रदर्शनी के आयोजन करने लगी। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उपभोक्ता संस्थाएं जो हैं, कंज्यूमर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बहुत बड़े लेवल पर उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित, कंज्यूमर के राइट से रिलेटेड जो है कई आलेख यानी कि लेख लिखने लगी। साथ ही साथ प्रदर्शनी के आयोजन का कार्य करने लगी कि ताकि उपभोक्ताओं को हम जागरूक कर पाएं। साथ ही साथ निजी व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के अनेक मामले सामने आ रहे थे। उस समय जो है निजी व्यापारी जो है उपभोक्ताओं का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा खुद का पैसा बनाने में लगे थे। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करें किसकी? अब बात करते हैं उपभोक्ता जागरण और उपभोक्ता आंदोलन के बाद अब हम देखेंगे, अब बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। चलिए तो जानते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण जो है आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जो वर्तमान की अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका उद्देश्य। अनुचित व्यापार अभ्यासों के विरुद्ध, अनुचित व्यापार अभ्यास मतलब गलत तरीके से जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, सिक्योर करना और निष्पक्ष एवं कुशल विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करना है। यानी कि एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था करना जो आपको, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, आप
तक गलत वस्तु पहुंचाई जाती है, आपका शोषण होता है, तो आपके लिए एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था करना जो कि निष्पक्ष है और कुशल समाधान आप तक पहुंचाती है, विवादों का कुशल समाधान आप तक पहुंचाती है और निष्पक्ष रूप से आपको जो है न्याय मिलता है। तो ये हुआ किसका उद्देश्य? ये हुआ उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य कि आप अगर किसी अनुचित व्यापार का शिकार हो रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं, तो आपके अधिकारों की रक्षा करना और आप तक न्याय प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष एवं कुशल न्याय पहुंचाना। चलिए अब आगे देखें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अब बात आ रही है, कोपरा की बात आ रही है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात आ रही है कि विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं ने, यानी कि जब 1960 के दशक से उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ, 1970 के दशक में भी कई तरीके की मिलावट देखी गई, उपभोक्ताओं का शोषण देखा गया। तो उसी सीरीज में मतलब जब 1960 से 70, 80, 90 तक मतलब ये उपभोक्ता आंदोलन चलता रहा, तो उसी बीच में मतलब जितनी भी उपभोक्ता दलों ने अपनी प्रक्रिया करी थी, उपभोक्ता आंदोलन के नए नए तरीके आजमाए थे, तो उन्हीं सबको देखते हुए भारत सरकार को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित करने पर मजबूर कर दिया और भारत में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया, जिसे कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखें। अब हम देखें कि उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसको जानेंगे हम कुछ पॉइंट्स के जरिए। और यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। उपभोक्ताओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है या एक उपभोक्ता को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, तो उपभोक्ता संरक्षण उपाय उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के बारे में सूचना संपन्न निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करते हैं। एक उपभोक्ता सशक्त कैसे बन सकता है, तो उपभोक्ता संरक्षण के जो भी उपाय करे गए हैं वो उपाय जो है उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के बारे में सूचना देता है, जरूरी निर्णय लेने के लिए जो है जागरूक बनाता है, आवश्यक जानकारी देता है। ये सारी चीजें जब उपभोक्ता तक पहुंच जाती है और उपभोक्ता अपने कामों में अप्लाई करता है तो वो एक सशक्त उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकना। अब धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है झूठे विज्ञापन, भ्रामक लेबलिंग और मूल्य हेरफेर जैसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकने में मदद करता है। यानी कि अगर झूठे विज्ञापन दिए जा रहे हो किसी चीज के बारे में तो उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए उन विज्ञापनों को रोका जा सकता है। भ्रामक लेबलिंग, गलत लेबल लगा दिया, ठीक है, किसी चीज का, किसी कंपनी का गलत लेबल लगा के, मतलब किसी कंपनी का लोगो लगा के या लेबल लगा के आप तक गलत वस्तु पहुंचा दी, उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब क्वालिटी है, ठीक है, तो वो आप तक नहीं पहुंच पा रही, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वाली चीज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है या उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है उससे आपको सुरक्षा दिलाता है। और मूल्य के हेरफेर जैसी, अगर आपके साथ धोखा हो रहा है कि वस्तु का मूल्य कुछ और है और आपको किसी और मूल्य की वस्तु दी जा रही है, ज्यादा मूल्य की वस्तु आप तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है, तो उन सारी गतिविधियों को रोकने में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून आपकी मदद करता है। इससे ना केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्राप्त होती है बल्कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो इसके जरिए हमने क्या जाना कि किस तरीके से उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है हमें धोखे से बचा सकता है, गलत सामग्री का उपयोग करने से बचा सकता है, किस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण कानून के माध्यम से हमारी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए आगे बढ़ें। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों को कम करना कैसे, कि उपभोक्ता संरक्षण जो है, उपभोक्ता संरक्षण उपाय जो है उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को
कम करने में मदद करता है। कैसे? यहाँ पे एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है कि खाद्य उत्पादों, कोई भी आप खाद्य उत्पाद खरीदें, खाने की कोई भी चीज खरीदी है आपने, वो सही है या गलत? गलत है तो आपका शोषण हो गया, आप बीमार भी हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिकल सेक्टर की कोई भी चीज हो, आपकी कोई दवाई हो, आपको एक्सपायरी डेट की दवाई अगर दे दी गई, क्या होगा? गलत नतीजा मिलेगा। सही दवाई ना दी गई, सही कंपनी की दवाई ना दी गई, नतीजा गलत निकलेगा। ठीक है। और चिकित्सा उपकरणों पर विनियम यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वे न्यूनतम सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हों। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जरिए ये जांच की जाती है कि आप तक जो फूड प्रोडक्ट पहुंचाए जा रहे हैं या मेडिकल सेवाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं, वे उन नियमों का पालन करती हों जो कि एक उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कैसे आर्थिक विकास हो रहा है उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से, ये जान लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने से व्यवसायों के लिए निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने हेतु एक समान अवसर का सृजन होता है। एक उपभोक्ता, मैं एग्जाम पहले भी दे चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लें कि एक उपभोक्ता अगर क्वालिटी वाली चीज खरीद रहा है, किसी एक विशेष जगह से खरीद रहा है जहां पे उसको क्वालिटी वाली चीज मिलती हो, यानी कि एक उत्पादक जब क्वालिटी वाली चीज बनाता है तो उसके यहाँ ज्यादा सामान बिकता है, उसकी वस्तु ज्यादा बिकती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा उत्पादक जो है वो उतनी अच्छी चीजें नहीं बेचता है तो उत्पादक उसके पास नहीं जाते हैं। अब उसने देखा कि भाई इनके पास ज्यादा ग्राहक जा रहे हैं, तो क्या हुआ? कंपटीशन हुआ। ये भी जो है अपनी चीज़ों में क्वालिटी लेके आने लगे, तो क्या हुआ? कंपटीशन राइज हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण के जरिए क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। आर्थिक विकास कैसे मिल रहा है? जब किन्हीं दो व्यवसायियों के बीच में जो है कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इससे क्या होता है? बाजार के प्रति उपभोक्ता के भरोसे में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल, वो बोलेगा कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, तो ये क्या है? बाजार के प्रति एक उपभोक्ता का भरोसा है, उसके विश्वास में वृद्धि हो रही है, जिससे व्यय निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अच्छी चीजों में खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था का ही विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी कि उपभोक्ता संरक्षण करने से क्या क्या होगा। आगे एक और बात देखते हैं। तो उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखना, उपभोक्ता संरक्षण जो है उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखता है। कैसे रखता है देखते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण उपाय उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि सूचित किए जाने का अधिकार, कुछ अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को बनाए रखना, उन अधिकारों को कायम रखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ही काम है। तो कैसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सूचित किए जाने का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है। चुनने का अधिकार, राइट टू चूज, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, और सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड। ये अधिकार एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको एक सशक्त एवं मजबूत जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए सहायक है, ये हमने कुछ बातों के माध्यम से जाना। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कोपरा के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु किसने पारित किया था? भारत सरकार ने पारित किया था। किस लिए किया था? उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इतनी बात समझ में आई कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। क्यों? उपभोक्ताओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें क्या होता है? उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है।
आगे देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक न्यायिक प्रणाली दी गई है या एक व्यवस्था करी गई है, जिसे तीन स्तर पर स्थापित किया गया है। वो तीन स्तर कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। उसके बाद देखिए राज्य स्तर पर जो है राज्य स्तरीय आयोग बनाया गया है, और जिला स्तर पर जो है जिला मंच बनाया गया, यानी कि राष्ट्र, राज्य और जिला, इन तीन स्तर पर जो है आयोगों की या फोरम की व्यवस्था की गई है, जो कि एक उपभोक्ता के अधिकारों के हनन होने पर जो है उन मामलों की सुनवाई कराता है, आपको सही समय में उचित न्याय दिलाता है, निष्पक्ष न्याय दिलाता है। आगे देखें तो इसी क्रम में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आगे हमें बताया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में, उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में जो है सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वह निजी क्षेत्र के हों, निजी क्षेत्र यानी कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। किस किस को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में क्या क्या आता है, यहाँ पे बताया गया है कि सभी वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों, उनको शामिल किया गया है। चलिए आगे देखें कि इसके तहत जो है, इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, परिमाप यानी कि माप तौल, क्वांटिटी, क्षमता, कैपेसिटी, शुद्धता, प्योरिटी, मानक और मूल्य, ठीक है, कि वो एक स्टैंडर्ड का पालन करते हैं या नहीं, उनकी प्राइस जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। आगे देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या करता है, आपको सशक्त बनाता है, आपको मजबूत बनाता है। अपने निकट क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, जिसके लिए आप अपने सिस्टम पर या अपने कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप जान सकते हैं कि आपके निकट के क्षेत्र में कौन सा कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, या उपभोक्ता फोरम है या कंज्यूमर फोरम है। ठीक है, आगे बढ़ें और देखें कि क्या हमें देखना है। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या उपभोक्ता संगठन की एक वेबसाइट भी दी गई है। इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यह वेबसाइट उपभोक्ता को जागरूक बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इस वेबसाइट के जरिए आप जान सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी बातें जान सकते हैं। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण संबंधी आपको कोई जानकारी चाहिए हो, अगर कोई कंप्लेन करनी हो, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन दी गई है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। तो इस नंबर के जरिए भी आप जो है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इतना जानने के बाद, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद हम चलते हैं कि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। हम बढ़ते हैं अब कंज्यूमर राइट्स की तरफ, उपभोक्ता अधिकारों की तरफ। चलिए तो चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उपभोक्ता अधिकार क्या है, कौन कौन से हैं और कैसे हम एज अ कंज्यूमर अपने राइट्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि एक उपभोक्ता के रूप में हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6, किस अधिनियम की? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला अधिकार जो है वो है सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। कैसे दिया गया है? उपभोक्ता का प्रथम अधिकार जो है वो है सुरक्षा का अधिकार है। साथ ही साथ इस अधिकार का सीधा संबंध
बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखें कि उपभोक्ताओं को जो है ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है। तो राइट ऑफ प्रोटेक्शन या सुरक्षा का अधिकार क्या होता है? सुरक्षा के अधिकार के तहत एक उपभोक्ता के जान और माल दोनों की सुरक्षा करना है। जिन वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद आप जो है जोखिम में पड़ सकते हैं, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम देखें, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, जैसे कि बिजली का आयरन जो है विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण, यानी कि बिजली सप्लाई की खराबी के कारण जो है वो करंट मार देता है। बिल्कुल, उससे क्या होगा? करंट लगेगा, आपको दिक्कत होगी। उसके बाद एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि हो सकती है। इतनी बात समझ में आई? तो इन दो उदाहरणों में क्या आपको समझ में आया कि उपभोक्ता अधिकार के तहत जो है आपको एक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, या जब आपको मान लो आपकी गलती नहीं है लेकिन बिजली सप्लाई के कारण अगर आपको करंट लग जाता है तो आपको सुरक्षा का अधिकार दिया है। दूसरा जो है, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करने में लापरवाही बरत देता है तो उसके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्रोटेक्शन या सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे देखें। सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या कहता है? सूचना पाने का अधिकार कि उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का भी अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। तो सूचना पाने का अधिकार क्या कहता है? सूचना पाने का अधिकार ये है कि उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर, उन सूचनाओं की जानकारी के आधार पर, उस डेटा के आधार पर जो है वो अपनी वस्तु और सेवा खरीदने का निर्णय ले सकता है। आगे देखें, जैसे कि पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, यानी कि वो पैकेट जो है, वो सामान जो है जो आप खरीद रहे हैं वो कितनी कीमत का है, कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है। उसके बाद गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, इतनी सूचनाएं जो है वो पाने का आपका अधिकार है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। आगे देखें कौन सा अधिकार है। तो तीसरा अधिकार जो है वो आपको दिया गया है, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, राइट टू चूज। इसके अंतर्गत क्या है वो देखें कि उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार, मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। आपको जिस ब्रांड की चीज चाहिए हो, जितनी कीमत की चीज चाहिए, जैसे रंग की, जैसे रूप की, जो वस्तु आपको चाहिए हो, जितनी मात्रा में चाहिए हो, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है क्या है? ये है आपका चुनाव या पसंद करने का अधिकार या राइट टू चूज। चलिए चलते हैं। सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, ये कैसे काम करता है? तो उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। जो बातें आपके हितों को प्रभावित करती हैं, आपके अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उन सभी बातों को जो है आप कंज्यूमर कोर्ट के सामने रख सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के सामने रख सकते हैं, कंज्यूमर फोरम के सामने रख सकते हैं। जिस तरीके की न्यायिक प्रणाली आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से प्रदान की गई है, तो उस न्यायिक प्रणाली के तहत आपको जो है सुनवाई का अधिकार या राइट टू बी हियर्ड प्रदान किया गया है। अब हम आगे देखें तो आगे आपके पास है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, या राइट टू कंपनसेशन। जैसे कि यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि उनके द्वारा खरीदी गई वस्तु, क्रय करी गई मतलब खरीदी गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की अगर नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई चीज खरीदी और वो अच्छी नहीं निकली या फिर उस वस्तु से आपकी जान को खतरा है, जोखिम में आप किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं, तो शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति के अधिकार के अंतर्गत आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति की जाएगी या मुआवजा दिया जाएगा। आगे देखें
तो छठवां अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन या उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि यानी कि क्वालिटी तथा सेवा की जानकारी एवं अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं, किन चीज़ों की जानकारी, वो कितने की है, ठीक है, किस क्वालिटी की है, वो कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कब बनी, वो चीज़ कब एक्सपायर होगी, ये सारी जानकारी जो है एक उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आती है। यानी कि उपभोक्ता को इस रूप में या इस दृष्टि से शिक्षित होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट खरीदने से पहले सारी जानकारियां इकट्ठा कर ले। तो ये बात करी हमने कुछ उपभोक्ता अधिकारों के बारे में, यानी कि कंज्यूमर राइट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अधिकार तो आपको भाई ऊपर से दिए गए हैं, सरकार की तरफ से अधिकार आपको दिए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब अधिकार दिए हैं तो बदले में आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, राइट्स मिले हैं तो बदले में आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। अधिकार तो दे दिए कि भाई आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, आपको भी जागरूक रहना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो ड्यूटीज हैं जो आपको एक जागरूक नागरिक बनाती हैं और आपको अच्छी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, आपको आपके शोषण से बचाती हैं। तो चलिए देखते हैं उन कर्तव्यों को, उन ड्यूटीज को। तो सबसे पहली ड्यूटी जो है वो यहाँ पे ये है कि उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य ले। बिल्कुल, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी रसीद या बिल या रिसिप्ट लेना ना भूलें, क्योंकि अगर वो वस्तु गलत निकलती है तो उसी रसीद के बल पे जो है आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और शोषण होने से बच सकते हैं। आगे देखें, वस्तु की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, ब्रांड, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, शुद्धता यानी कि प्योरिटी, मानक यानी कि स्टैंडर्ड, मापतौल, उत्पाद निर्माण की तिथि, कब वो चीज़ बनी, उपभोग की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट, गारंटी वारंटी, क्या गारंटी है इस चीज़ की, उससे संबंधित कोई पेपर हो, ठीक है। गुणवत्ता का निशान, जैसे कि अपन ने 4 निशानों के बारे में पढ़े थे, 4 मार्क्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, कौन कौन से थे, ISI, एग मार्क, बुल मार्क, हॉलमार्क या फिर FPO। और मूल्य की दृष्टि से किसी भी प्रकार के दोष, अपूर्णता पाते हैं तो सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रखें। तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी ड्यूटी या दूसरा कर्तव्य क्या है कि आपको उस चीज की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, वो चीज कब बनी, कब वो एक्सपायर होगी, उसके ब्रांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, वो चीज प्योर है कि नहीं, उस पर विभिन्न प्रकार के मार्क हैं कि नहीं, यानी कि जिस तरीके की चीज आप खरीद रहे हो, आप सोना खरीद रहे हैं तो उस पर हाल मार्क है कि नहीं, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर एग मार्क है कि नहीं। तो ऐसे ही वो सारे मार्क जो उस वस्तु पे होने चाहिए, उस वस्तु से संबंधित मार्क को देखकर सारी चीजों को जांच परख कर ही आप जो है वस्तु को खरीदें। तो ये आपकी ड्यूटी है। सरकार ने तो बना दिया कि ऐसा ऐसा है, हम आपको ये चीज दे रहे हैं, आप जागरूक रहें, लेकिन जागरूक रहने के लिए आपको भी अपनी कुछ ड्यूटीज बनानी होगी, ड्यूटीज को फॉलो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्याय प्रणाली की बात कही गई है कि सरकार आपको प्रोटेक्ट करके कैसे रख सकती है, एक उपभोक्ता को संरक्षण कैसे प्रदान कर सकती है। तो उसकी न्याय प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं तो उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंचों, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है।
किस तरीके से की गई है। त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एक राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन बनाया गया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के निवारण को करता है। उसके बाद राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर बनाया गया है राज्य आयोग जो राज्य से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। उसके बाद जो है आपको दिया गया है एक जिला मंच या फोरम जिसे कहा गया है, जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली है ये, जो कि जिला स्तर पर वहां के उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करता है। अगर आपको जिला स्तर पर न्याय प्राप्त नहीं होता है, आप उनके न्याय से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, उनके जस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जो है राज्य स्तर पर जाके अपील कर सकते हैं राज्य आयोग में। अगर वहां से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो है राष्ट्रीय आयोग में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां पे जाके आप नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन में जो है आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है उपभोक्ता संरक्षण में हम न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे थे कि न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से भारत सरकार ने बनाई है अपने उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यवहारिक है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को त्वरित यानी कि जल्दी एवं सस्ता न्याय, ताकि उनका खर्चा ज्यादा ना हो, मतलब सस्ता और सुलभ, आसान से आसान तरीके से उनको न्याय उपलब्ध कराया जाए और समय एवं धन की बचत भी हो। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है। तो शिकायत सबसे पहले कहाँ की जाती है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कही गई है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत जो हमें न्यायिक प्रणाली प्रदान की गई है कि जो है भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, कम पैसे में न्याय दिलाने के लिए, यानी कि समय और धन की बचत हो, तो सबसे पहले तो ये व्यवस्था करी। तो पहले आप किस लेवल पर जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं? आप जो है सबसे पहले अपने जिला में शिकायत कर सकते हैं, जिला फोरम में शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद शिकायतकर्ता अगर संतुष्ट नहीं है, आप जो है जिला फोरम के न्याय से संतुष्ट नहीं है, तो उन मामलों को जो है राज्य फोरम में भेजा जाता है। अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है, फिर कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रीय फोरम में ले जा सकता है वो उपभोक्ता अपनी शिकायत को। उसके बाद जो है फिर भी अगर उपभोक्ता न्याय से संतुष्ट नहीं है, तब कहाँ ले जाया जाएगा? तब जब राष्ट्रीय फोरम में या राष्ट्रीय आयोग में आपका जजमेंट जो है सुना दिया जाएगा, जो भी न्याय है वो सुना दिया जाएगा, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस ऑर्डर के बाद, जो ऑर्डर राष्ट्रीय फोरम ने दिया है, उस ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर उस आदेश के 30 दिनों के अंदर जो है आप उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखें हम कि उपभोक्ता शिकायत क्या, कहां और कैसे। तो उपभोक्ता शिकायत जो है, शिकायत क्या करें उसके बारे में जान लेते हैं कि यदि कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है, तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो जो भी आपके साथ गलती करी गई है, जो भी जिस तरीके से आपका शोषण किया गया है, उस बात की शिकायत करनी है आपको। किसके तहत करनी है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत करनी है। उसके बाद हम देखें कि शिकायत कहाँ करें। शिकायत करने के लिए जो है 3 बातें अपन ने पहले ही देखी थी, ठीक है। तो शिकायत कहाँ करें और कितने जो यहाँ पे कुछ मूल्य दिए गए हैं कि कितने मूल्य के अंदर कहाँ शिकायत कर सकते हैं, मतलब किस तरीके का आपका घाटा हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो आप जो है अपनी शिकायत जिला फोरम में कर सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के बीच में है, मतलब आपको घाटा जो है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का हुआ है, तो आप जो है राज्य फोरम में शिकायत कर सकते हैं या राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक की है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का मामला है, तो उसको आप कहाँ पे ले जाएंगे? उसको आप राष्ट्रीय आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि शिकायत कहाँ करें। अब हम देखें कि शिकायत किन किन स्थितियों में आप कर सकते हैं
किसी व्यापारी द्वारा अनुचित पद्धति के माध्यम से जो है आपको हानि पहुंचाई गई हो, गलत तरीके से जो है आपका शोषण किया गया हो, गलत तरीके की वस्तु आप तक पहुंचाई गई हो, एक उस मामले में कर सकते हैं। यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है तब आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई सेवा किराए पर ली है, ठीक है, और उसको आपने यूज किया लेकिन वो चीज जो है खराब निकली तो आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से भी अधिक मूल्य लिया गया, यानी कि एमआरपी रेट से अधिक मूल्य लिया गया है, या उस सेवा की कीमत जितनी थी उस कीमत से ज्यादा कीमत आपसे वसूल ली गई, तब आप जो है शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा हो, जनता के पास ऐसा सामान भेजा जा रहा हो, जनता को ऐसा सामान बेचा जा रहा हो जिससे आपके जान और माल दोनों को खतरा हो, तब आप जो है शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद देखें आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण। अगर आर्थिक रूप से आपका शोषण हुआ है तो उसका निराकरण कैसे हो सकता है। अब हम देखें कि विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ भी हैं, हमारे देश में भी हैं, भारत में भी हैं, जो आपके आर्थिक शोषण का निराकरण जो है आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि जिस तरीके से आपका शोषण किया गया है उसका समाधान भी आप तक पहुंचाते हैं। कैसे? मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर दो संस्थाएं महत्वपूर्ण है। वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है मानव अधिकार आयोग और एक है सूचना आयोग। मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे है सूचना आयोग। सूचना आयोग यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ये जो मानव अधिकार आयोग जो है, मानव अधिकार आयोग, वो भी दो स्तर पर है। दो स्तर पर कैसे? एक ये राष्ट्रीय स्तर पर है, एक ये राष्ट्रीय स्तर पर है, और दूसरा जो है वो राज्य स्तर पर है, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। अब आगे देखें, और सूचना आयोग भी, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो भी ठीक इसी तरीके से दो स्तरों पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य स्तर पर भी है। अब आगे बढ़े और देखें कि क्या होता है मानव अधिकार आयोग और क्या होता है सूचना आयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव अधिकार आयोग की। मानव अधिकार आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। स्वायत्त विधिक संस्था से क्या मतलब है? विधिक संस्था यानी कि न्याय दिलाने वाली संस्था है। स्वायत्त मतलब इस पर किसी का अधिकार नहीं है, पूरी तरीके से खुद के स्वामित्व में है। ये बात हो गई। अब बात करें कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई। ये डेट आपको याद रखना ही है। उसके बाद देखें इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली भारत में ही स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो इनके नाम के आगे न्यायमूर्ति क्यों लगा है? क्या ये जस्टिस प्रोवाइड कराते इसलिए लगा है? चलिए देखते हैं। दो रीजन, एक तो जस्टिस प्रोवाइड कराते इसलिए तो लगा ही है, साथ ही साथ कौन व्यक्ति मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो कौन बन सकता है? यहाँ पे बताया गया है कि अध्यक्ष जो है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो गए हो, रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, भारत के उच्च न्यायालय के, वो व्यक्ति मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, जो कि वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब 12 अक्टूबर 1993 को ये आयोग बना था तब उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। चलिए आगे बढ़े। इनके कार्यकाल की तरफ अपन नजर डालें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष और 70 वर्ष, 3 वर्ष यानी कि 3 साल तक ये अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। इनका कार्यकाल जो है, टाइम पीरियड जो है 3 साल का होता है। और 70 साल से यहाँ पे क्या मतलब है? 70 साल यानी कि 70 वर्ष की आयु,
70 वर्ष की एज, इनमें से जो भी पहले हो जाए, या तो हो सकता है कि वो 70 वर्ष के ना हो पाए लेकिन उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा ना हो लेकिन उनकी एज 70 हो जाए। ठीक है, तो उतनी अवधि तक, उतने टाइम पीरियड तक ये जो है अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की, राष्ट्रपति द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, लेकिन एक समिति गठित की जाती है। ठीक है, तो वो समिति सिफारिश करती है, रिकमेंड करती है कि इन व्यक्ति को जो है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में और आगे, तो इसकी स्थापना जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की थी? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखें कि यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है, यानी कि मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला आयोग है, और ये बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय यानी कि इसमें कई सारे सदस्य होते हैं, एक से ज्यादा सदस्य होते हैं। यह संविधान द्वारा भी निश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भी निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई संधि की गई है और उसके तहत भी अगर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस मामले में भी जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मानव अधिकार आयोग है, तब भी ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है। आगे देखें तो हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मैंने आपको बताया था कि मानव अधिकार आयोग भी 2 लेवल पे काम करता है। एक तो नेशनल लेवल पे काम करता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्र के या देश के स्तर पर काम करता है। दूसरी तरफ हर राज्य के लिए अलग अलग मानव अधिकार आयोग होते हैं। तो देश के प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है, जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखते हैं। इतनी बात हुई क्लियर। तो ये चीज हमने किसके बारे में जानी? मानव अधिकार आयोग के बारे में जानी। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा करती है, ओवरऑल मानव अधिकार आयोग का कंक्लूजन हम देखें, कंक्लूजन निकल के ये आता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए इस संस्था को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे अब हम कि CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। तो ये भी जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सांविधानिक निकाय है। सांविधानिक और संवैधानिक में अंतर होता है। सांविधानिक यानी कि जो संविधान के अंतर्गत जिनका वर्णन ना किया गया हो, जिन्हें किसी पर्टिकुलर अनुच्छेद या एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें एक अधिनियम के तहत बनाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल या अनुच्छेद में नहीं होता है इनका वर्णन, इनकी स्थापना जो है एक अधिनियम या एक्ट के तहत की जाती है, उसे सांविधिक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर संविधान में किसी का वर्णन हो, किसी आर्टिकल के अंतर्गत या अनुच्छेद के अंतर्गत उसका वर्णन हो, तो उसे संवैधानिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो है जैसा कि मैंने बताया था एक्ट के तहत होती है तो उसे सांविधानिक निकाय कहा जाता है, स्टैच्यूअरी बॉडी कहा जाता है। तो वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचना नहीं दी गई है। अगर मान लो आपने जो है कोई एग्जाम दिया, ठीक है, उस एग्जाम में ऐसा है कि आप मान लो क्वालिफाई नहीं हुए और आपको आपके मार्क्स पता नहीं है कि कितने मार्क्स से आप फेल हुए हैं। ठीक है, आपको जानने की कमी कहाँ रह गई थी। अगर आपको आपके नंबर पता चल जाते हैं, वो एक जो मार्कशीट है वो आप तक
आपको मिल जाती है तो आप भी आगे जाके उसमें सुधार कर सकते हैं कि हाँ हमारी ये कमियां थी, अगली बार हम फिर ट्राई करेंगे। पर अगर आपको आपके नंबर देखने को नहीं मिलते हैं तो आप आरटीआई के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो सूचना मांग सकते हैं। लेकिन उस डिपार्टमेंट से अगर आपको सूचना नहीं मिलती है मांगने पर भी, तो आप आवेदक हैं, आपने आवेदन किया सूचना मांगने के लिए लेकिन आपको सूचना नहीं दी गई, तब आप क्या करेंगे? तो केंद्रीय सूचना आयोग आपकी किस प्रकार मदद करेगा इस केस में? तो यह उन आवेदकों को सुविधा देता है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचना नहीं दी गई है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त जो है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है। जैसे कि मानव अधिकार आयोग में राष्ट्रपति एक समिति गठित करता था, वो समिति जो है राष्ट्रपति मतलब कि नियुक्ति करता था और एक समिति बनती थी, वो समिति रिकमेंड करती थी कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक इसी तरीके से केंद्रीय सूचना आयोग में भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है कि एक समिति बनाई जाती है, वो समिति सिफारिश करती है, रिकमेंड करती है कि इस व्यक्ति को केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। तो राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष बना देता है। उस समिति में कौन कौन होता है? उस समिति में कौन कौन होता है? जो समिति सिफारिश करती है तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री होता है जो प्रधानमंत्री बोलता है कि हाँ भाई ये कैबिनेट मंत्री हमारी समिति में शामिल होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब हम चलते हैं इनके कार्यकाल की तरफ। तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। 65 वर्ष यहाँ पे जो है एज की बात कही जा रही है। अगर इनके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, और अगर 5 साल पूरे नहीं होते हैं पर ये 65 साल के हो जाते हैं, इनकी एज यानी कि आयु 65 साल की हो जाती है, तो इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये होगी कार्यकाल की बात। अब बात करें वेतन की, तो इनके वेतन भत्ते यानी कि सैलरी एंड अलाउंस जो है निर्वाचन आयुक्त के समान होती है, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए जो है इनको प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो सूचना आयोग है सरकार द्वारा 2 स्तर पर, ठीक है, देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर, एक स्तर हो गया ये, और राज्य स्तर पर जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो, ठीक है, आप एक उपभोक्ता हैं, आपको किसी वस्तु या सेवा से यानी कि सर्विस से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो, तो वह पहले उस वस्तु के उत्पादक से उसकी सूचना के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन अगर वहां से भी सूचना नहीं मिलती है तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे कि आप आरटीआई लगाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से सूचना मांगने की जो है आप रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप पहले क्या करें, अपन स्टेप्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस वस्तु के उत्पादक से उसकी सूचना के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। उत्पादक से नहीं मिल रही है तो आप आरटीआई लगाएंगे, ठीक है। आरटीआई कहाँ लगाई जा सकती है? किसी डिपार्टमेंट में लगाई जा सकती है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट से भी आपको जो है सूचना नहीं मिलती है, उस विभाग से या उस मिनिस्ट्री से या उस मंत्रालय से भी सूचना नहीं मिलती है, तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप जाएंगे सूचना आयोग के पास में, ठीक है। सूचना आयोग के पास में जाएंगे, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन में फिर है आप जो है अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमने इस लेवल पर प्रयास किया पर हमें आरटीआई के तहत उस चीज़ से संबंधित जिसका हमें घाटा हुआ या इस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमें वहां से कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जो है जिस स्तर पर भी आप शिकायत कर रहे हैं तो वहां से आपको उससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बात क्या हुई? ये बात हुई केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। और ओवरऑल कहें तो किस तरीके से हम मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय सूचना
आयोग के जरिए जो है सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए बात रख सकते हैं और अपने अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस वन शॉट रिवीजन के माध्यम से हमने उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता जागरूकता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन क्या है, कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बाद हमने उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक प्रणाली की बात कही जो 3 लेवल पे है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। और उसके बाद हमने 2 महत्वपूर्ण आयोग या कमीशन के बारे में जाना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन कमीशन, और दूसरा जो है हमने जाना केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बातें जानी। तो उम्मीद है इस चैप्टर के जरिए, उपभोक्ता अधिकारों के जरिए, आप जितने भी उपभोक्ता हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट अपने अपने लेवल पर जागरूक हो चुके होंगे और आगे से जो है एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे जागरूक नागरिक और जागरूक उपभोक्ता के नाते आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस चीज को जानने के बाद इन सारी चीजों को आप अपनी लाइफ स्टाइल में, आप अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आगे के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो आगे के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहते हैं तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से आप जो है अवेल कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आपको ये सारे टॉप कोर्सेज। ठीक है, तो आज के सेशन को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।